गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 के टॉपिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस आपको दे दिए थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका थर्ड पार्ट और आज मैं इसको शुरू करने वाला हूँ कहाँ से, तो प्योरेस्ट सबस्टांस के पहले पार्ट जिसको कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा जो मैं कल और परसों दोनों वीडियोस में मैंने दोहराया कि आप लोग साइंस पढ़ते वक्त अपने पास एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें और नोटबुक और पेन की सहायता से जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे जो भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उनको लिखने का प्रयास करेंगे, अपने फेयर कॉपी में करेंगे, टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो आपके क्लास ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस ग्रुप में से उस नंबर को निकाल के वहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम, क्लास, साथ में कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और साथ में कौन सा टॉपिक पूछ रहे हैं, ये चारों चीज़ आप भेज सकते हैं ताकि कि अगले दिन जब भी मैं आऊँ तो आपको मैं इस टॉपिक का सॉल्यूशन बता सकूँ या फिर से समझा सकूँ। दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप लोग वीडियो को देखने के दौरान में समझने का प्रयास करें और समझने के लिए वीडियोस को कम से कम मिनिमम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद मिनिमम 3 टाइम्स एक वीडियो को आप लोग देखें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे आज। तो एलिमेंट का सबसे सिंपल डिफिनीशन होता है क्या कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस। एन एलिमेंट is a pure substance, is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. It is the सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ एन एलिमेंट। ये जो है सबसे आसान सा डिफिनीशन है इसका एलिमेंट का कि एलिमेंट जो होता है क्या होता है, तो एक एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टेंस होता है जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है। यहाँ पे आप लोग देख लें एटम जो लिखा हुआ है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका, तो पार्टिकल होता है सबसे छोटा आपका एलिमेंट का। अब इसके बाद क्या बोला गया कि बोला गया एक एलिमेंट जो है प्योर सबस्टेंस है। कैसा सबस्टेंस है, प्योर शुद्ध पदार्थ है ना, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है। तो इसके बाद जो है डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ one kind of atoms which are identical in all respects such as size, mass, composition etc. अब यहाँ पे आपको देखने योग्य बात है कि पहले मैंने लिखा एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जो होता है एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है कि जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स से बना हुआ है। इसके बाद मैंने बताया आपको इसी में कि अगर एक ही प्रकार के एटम से बना है, इसमें कोई भी दूसरा एटम सम्मिलित नहीं है, इसीलिए इसको प्योर सबस्टेंस कहा जाता है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स जो होंगे एक ही प्रकार के गुणों को शो ऑफ कर रहे होंगे, इसलिए इसको लिखा गया है कि वन काइंड ऑफ एटम्स व्हिच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स सच एज साइज, मास एंड कंपोजिशन। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जैसे हम लोग ले ले गोल्ड का टुकड़ा,
सोना का टुकड़ा, सोने के टुकड़े को हम लोग तोड़ना शुरू करें, सोने के टुकड़े को तोड़ते जाए इतना छोटा कर दें, है ना, कि फिर अब नहीं टूट सकता है, तो उस एक एक टुकड़े का जो प्रॉपर्टी होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, किसी भी प्रकार से डिफर नहीं होगा। तो यहाँ पे यह बात, तो ये हुआ बात एलिमेंट का। याद रखेंगे एक चीज और कि एलिमेंट में भी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब एलिमेंट जो आपका हो सकता है सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब बात हुआ कि जब एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं तो एलिमेंट के बाद हमको जानना होगा एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम, एक एटम से हम क्या समझते हैं, इसको भी समझना होगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कहाँ, एटम पे। तो लिखते हैं एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which cannot be divided into two or more particles having different properties by applying any physical method, methods. Atom is made up of three fundamental particles, है ना, and these are electron, proton and neutron। अब यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कैरी negative charges, proton carry positive charges, while neutron is neutral। फिर से मैं एक बात को आप लोगों को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप लोगों को अपने कॉपी पे लिखना है, फेयर कॉपी पे इसको नोट करना है, ताकि कि जिस समय आप लोगों का एग्जाम हो तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी मैं समझा देता हूँ बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को। मैंने लिखा है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक जो एटम होता है, एक जो परमाणु होता है, वो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इतना छोटा पार्टिकल होता है कि इसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा इसको दो या दो से अधिक अलग गुण वाले कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये है कहानी एटम का। एटम जो है बना हुआ होता है थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से। पहले का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल। अब देखिए कि एटम के पास तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल में से दो पार्टिकल के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है और प्रोटॉन के पास भी क्या है, चार्ज है। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम के पास चार्ज है और दुनिया का हर एक पदार्थ एटम से बना हुआ है, तो आखिर हम लोगों को चार्ज की अनुभव क्यों नहीं होती है, हम लोगों को एहसास क्यों नहीं होता है कि हम लोग जो टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, जिसके कांटेक्ट में है उसमें भी चार्ज है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा समान होते हैं और समान होने के कारण नेगेटिव चार्जेस बराबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस, जिसके कारण एटम जो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी आ गया कि एटम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज क्यों हो जाता है। तो चलिए उसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं सवाल और जवाब दोनों चीज। तो सवाल ये बना कि why is an atom electrically discharged। तो सवाल है कि why an atom is electrically discharged,
डिस्चार्ज, एक एटम जो होता है आपका इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज क्यों होता है। तो इसका जो आंसर है जो देखिए है ना, यहाँ पे लिखते हैं इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always equal to number of protons, है ना। फिर यहाँ पे से हो गया कि we know that, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज due to equal number of charges an atom is electrically discharged। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है मैंने कि why an atom is electrically discharged, एक एटम जो होता है क्यों इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है। तो मैंने जवाब के तौर पे लिखा है कि इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हम सभी जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्जेस एंड और जिसके कारण नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाता है, और इसके कारण आपका जो एक एटम होता है वो सामान्य तौर से इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है। अब सवाल आया कि एटम भी मैंने जान लिया, एलिमेंट भी मैंने जान लिया, तो एलिमेंट को आप लोगों के बुक में पहले ही मैंने बता दिया था फर्स्ट डे ही कि आप लोगों के बुक में जो शुरू किया गया है वो है एलिमेंट और उसके सिंबल से। तो आखिर एलिमेंट को सिंबलाइज कैसे किया जाता है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसके सिंबल से 3 रूल्स है, इसका 3 नियम है जिसकी सहायता से हम किसी भी एलिमेंट को नाम को सिंबलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। हेडिंग बना लेते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग, हेडिंग हम लोग बना लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो पहला लॉ के मुताबिक, नंबर 1 लॉ के मुताबिक, है ना, जब भी किसी एलिमेंट के नाम को सिंबलाइज करना होता है तो सबसे पहले हम उसके नाम के फर्स्ट लेटर को इस्तेमाल में लाते हैं और सिंबल को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं we can write the symbol of an element, है ना, with its first letter of element's name। अब देखिए मैंने लिखा है क्या कि we can write the symbol of an element with the first letter of element's name in capital भी मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से। अब देखिए क्या है कि जनरली सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के नाम को सिंबलाइज करना होता है तो हम लोग उसके नाम के पहले अक्षर को यूज करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नाइट्रोजन, है ना, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कार्बन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के मैंने नाम को लिख दिया है और इसके पहले लेटर से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन एंड C फॉर कार्बन। एक चीज और, ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को। तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये करेगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को।
और ये जो N है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये करेगा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन को, है ना। इसके बाद ये जो C है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये करेगा 1 एटम ऑफ कार्बन को। मतलब मैंने आपको क्या यहाँ पे समझा दिया, मैंने ये समझा दिया कि अगर किसी एलिमेंट का नाम दिया हुआ हो तो सामान्य तौर पे हम लोग उसके पहले अक्षर से, है ना, उसके नाम के पहले अक्षर से उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। साथ में ये सिंबल रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये करता है एक एटम किसका, तो हाइड्रोजन का, एक एटम किसका, तो ऑक्सीजन का, एक एटम किसका, तो नाइट्रोजन का, एक एटम किसका, तो कार्बन का। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन देते जा रहा हूँ कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते समय में आप इसको अपने नोटबुक पर उतारना अब एकदम अनिवार्य है। आप लोग अपने अपने नोटबुक पे इसको कॉपी करते जाएं, फिर कॉपी का फोटो खींचें, फोटो खींच के ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर दिया वहाँ इसको सेंड करें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि इस लॉकडाउन में, है ना, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे तो भी हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेहनत करें। तो ये था इसका पहला रूल, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरा रूल है ना। सेकंड रूल ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक ही अक्षर से, दो एलिमेंट्स के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो जाते हैं तब क्या किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स के नाम का पहला अक्षर और साथ में कोई और एक अक्षर जिस पे बोलने में बहुत ज्यादा जोड़ पड़ता है, हार्डली प्रोनाउंस होता है, उसको लेकर हम एलिमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। तो दूसरा रूल है कि when two elements started with the same letter, then we can write its symbol by using the first letter of element's name and the second letter which is hardly pronounced। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि जब दो एलिमेंट्स एक ही नाम से शुरू होते हैं, मतलब उनके नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं उस एलिमेंट्स के पहले अक्षर को, और जो बोलने में सबसे ज्यादा जोड़ पड़ता है उस दूसरे अक्षर को हम लोग ले लेते हैं और हम लोग बना लेते हैं अपना क्या, तो बना लेते हैं एलिमेंट्स का सिंबल। जैसे मैंने लिखा हीलियम, है ना, जैसे मैंने लिखा नियॉन, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का होता था H और हीलियम का भी स्टार्ट होता है H से, अब दोनों नाम जो है सेम लेटर से स्टार्ट होने लगा, तो मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन का तो H हो गया था, तो हीलियम के लिए मैंने क्या किया, H ले लिया, है ना। हीलियम पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, H का किया, और साथ में हीलियम ई दो बार आया, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, इसके सेकंड लेटर को बना लिया, है ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ नियॉन का, तो मैंने नाइट्रोजन के लिए N ले लिया था, नाइट्रोजन के लिए N क्या किया था, ले लिया था, तो नियॉन के लिए मैंने N तो लिया ही, साथ में इसका सेकंड लेटर भी क्या किया, मैंने ले लिया और बन गया नियॉन का सिंबल क्या, तो N। इसी तरीके से कार्बन के लिए मैंने C ले लिया था और कैल्शियम भी C से स्टार्ट होता है, तो कैल्शियम के लिए मैंने क्या ले लिया, C और A। तो इस तरीके से एलिमेंट को सिंबलाइज किया जाता है। और ये जो H है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, तो ये करता है 1 एटम ऑफ हीलियम को। ये जो आपका Ne है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये करता है 1 एटम ऑफ नियॉन को। ये जो C है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है 1 एटम ऑफ कैल्शियम को। अब इस तरीके से आप लोग सिंबलाइज कर सकते हैं। ये था दूसरा लॉ। फिर से एक बार समझा देता हूं, जब तक आप लोग बोर्ड पे से लिखना शुरू करेंगे मैं समझा देता हूं कि जब दो एलिमेंट्स के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो जाते हैं तब किया क्या जाता है। तो ऐसे स्थिति में एलिमेंट्स के नाम का पहला लेटर और साथ में कोई दूसरा लेटर जो कि हार्डली प्रोनाउंस्ड हो रहा हो उसको लेकर एलिमेंट्स के सिंबल को बनाया जाता है। तो ये था इसका दूसरा रूल। अब बात आता है तीसरे रूल का। अब बात आता है तीसरे लॉ का। तीसरे लॉ में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट का जो होता है एलिमेंट्स को उसको सिंबलाइज किया जाता है उसके लैटिन नेम के अनुसार। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिंबलाइज किया जाता है उनके लैटिन नेम के अनुसार। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सी में
some elements symbolize with the help of its Latin name. अब यहाँ से देखना है, जैसे किसका करते हैं हम लोग, जैसे देखिए सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नाइट्रियम, है ना। जैसे में ले लेते हैं पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम, है ना। अब देखिए यहाँ से नाइट्रियम के लिए N तो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता था, तो N मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने किसको ले लिया, Na को। अब देखिए P से होता है फास्फोरस, तो इसको तो ले नहीं सकते थे, तो कैल्शियम या पोटेशियम के लिए हम लोग किसको ले लिए, K को। तो इस तरीके से एलिमेंट्स के नामों को सिंबलाइज किया जाता है। तो ये था आपका सिंबल कैसे लिखा जाता है। आपके बुक में सबसे फर्स्ट पेज में यही चीज दिया हुआ है सबसे पहले कि आखिर एक एलिमेंट को सिंबलाइज कैसे किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को रोक के अपने कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर रहे होंगे, है ना। इसके बाद अब बातें आती हैं कि इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, तो इसी बुक में इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कंपाउंड के बारे में। इसी बुक में आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में आपको जानना है। और कंपाउंड के बारे में जानने के बाद आपको जो है पढ़ना होगा कंपाउंड में जो फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं वाटर के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, H2O, तो ये कैसे लिखा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग यूज करते हैं CO2, तो ये कैसे CO2 लिखा जाता है, हम लोगों को ये सीखना होगा। जैसे लिखा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा क्यों जाता है, तो इस तरीके से हमको लिखने के लिए भी सीखना होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कंपाउंड भी एक प्यूरेस्ट सबस्टांस है। कंपाउंड भी क्या है, तो एक प्यूरेस्ट सबस्टांस होता है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि कंपाउंड इज अ प्यूरेस्ट सबस्टांस, कंपाउंड इज अ प्यूरेस्ट सबस्टांस which is made up of two or more elements within fixed ratio या in a fixed ratio, two or more elements in a fixed ratio by applying chemical methods, अब यहाँ पे देखना है आपको एग्जाम्पल, पहले देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल में, है ना, जैसे मैं बात कर लेता हूँ वाटर का, जैसे मैं बात कर लेता हूँ सॉल्ट का, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे मैं बात कर लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का। ये सारे जो हैं आपके कंपाउंड हैं और साथ में ये सब प्यूरेस्ट सबस्टांस भी होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, है ना, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तब एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, एक नियत केमिकल मेथड के मुताबिक जुड़ते हैं, तब फॉर्मेशन होता है किसका, तो फॉर्मेशन होता है एक कंपाउंड का, जिसको हिंदी में कहा जाता है यौगिक। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, यौगिक। द कंपाउंड इज ए प्योरेस्ट सबस्टांस which is made up of two or more elements in a fixed ratio by applying chemical methods। तो ये है सारी चीजें, है ना। तो ये है कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के बारे में जो है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसको देखा, प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जितना हम लोग उसे बन पड़ेगा हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीजों को बोर्ड पे से उतारते जा रहे होंगे। मैं मौका भी दे रहा हूँ उतारने का, मैं उतनी जल्दी नहीं लिखवा रहा हूँ ना। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बारे में। मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बारे में, मतलब यौगिक के जो गुण होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो गुण है कि ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड, ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड up of the same elements
combined together in a fixed ratio या प्रोपोर्शन में हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन समान अनुपात जिसको कहते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये है इसका पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है कि ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड या फिर इस तरीके से देख लेते हैं ए कंपाउंड cannot be separated into its constituents by simple physical method। 3 नंबर में जो सी में वो प्रॉपर्टी है कि ए कंपाउंड हैज अ डेफिनिट molecular formula and fixed melting and boiling point। पहले हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग जल्दी से बोर्ड पे से लिख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बोर्ड पे मेरा लिखा हुआ आसानी से दिखाई दे रहा होगा और साथ में आप लोगों से जल्दी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखते चले जाएं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाते चलता हूँ, आप लोग देखते चलें, मैं बोलते रहूँगा और आप लोग देखते रहेंगे, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आते रहेगा। मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे मैं बात करूं कि वाटर का, जैसे यहाँ मैं सेम एलिमेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर बना हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, है ना, एक फिक्स्ड रेशियो में, उसके वजन के मुताबिक बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना कार्बन को ऑक्सीजन से मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा, जी नहीं। वाटर जब भी बनेगा, मतलब वाटर को जब भी हम सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो हमको उसमें से 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन सा? तो वो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार के एलिमेंट्स को बनता है सिर्फ उसी से बन सकता है और किसी से भी नहीं। ये नहीं है कि कोई भी एलिमेंट्स किसी में भी मिला दिए, किसी भी रेशियो में मिला दिए तो आपका कंपाउंड बन गया, ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड रेशियो, मास के मुताबिक, वजन के मुताबिक उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए और उसी एलिमेंट से वो बार बार बनेगा, बार बार बदलने से होगा नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब वही था कि कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। एक यौगिक का निर्माण हमेशा एक ही प्रकार के एलिमेंट से होता है, जो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं हम, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब हम उसको आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तब बनता है ना। अगला लिखा हुआ है कि ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मींस। जैसे बात कर ले हम लोग सॉल्ट का, बात कर ले हम लोग किसका? सॉल्ट का। तो सॉल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl। सॉल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं नमक, तो उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये जो सॉल्ट होता है बनता है किससे? सोडियम से और क्लोरीन से। अब ऐसा थोड़ी है कि पानी में हम नमक घोल दें और पानी को गर्म करें तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा, नहीं। मैं कहने का मतलब ये है कि एक कंपाउंड जिन से एलिमेंट से बनता है, जिन एलिमेंट्स की हेल्प से बनता है, उसको आप किसी भी भौतिक विधि के द्वारा कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। और अगला जो लिखा हुआ है कि कंपाउंड हैज अ डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे देखिए सॉल्ट का क्या होता है? NaCl। वाटर का क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO। इस तरीके से जो होता है हर एक कंपाउंड का एक निश्चित अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है। आप लोग जो है एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, चौथा मैं लिख देता हूँ, ए कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सबस्टेंस। A compound is a homogeneous substance। homogeneous
सबस्टांस। ए कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सबस्टांस। ये जो कंपाउंड होता है समान पदार्थ होता है। समान कहने का मतलब है कि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं, जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं, वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है क्या कि ए कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सबस्टांस। आप लोगों को फिर से क्या करें कि इसको समझ लें, है ना, अच्छे तरीके से लिख लें। फिर से समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये था आज तक मैंने जो आपको पढ़ाया, जो मैंने आज आपको पढ़ाया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद मैंने आपको पढ़ाया एटम, फिर मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स के सिंबल को लिखा कैसे जाता है, फिर मैंने पढ़ाया आपको कंपाउंड, और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आप लोग होमवर्क के तौर पे लिख ले। आप लोग को होमवर्क के तौर पे क्या करना है कि एलिमेंट्स नेम लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है अपने कॉपी में, एलिमेंट्स के नेम को लिखना है। कितना लिखना है तो 50। साथ में उसका क्या लिखना है, साथ में लिखना आपको उसका सिंबल और एटॉमिक नंबर। इतना काम करके आपको, है ना, कल या आज शाम तक व्हाट्सएप पे भेजना है। कॉपी चेक किया जाएगा और अपने फेयर कॉपी में भी इन सभी चीज़ों को लिखना है। और मैं आप लोगों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जो करना जा रहा हूँ वो फिर से आप लोग सुन लें। आप जान रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी के चक्कर में सारा का सारा, हमारा देश भी लॉकडाउन है, ना हम बाहर निकल सकते हैं ना आप बाहर निकल सकते हैं। तो आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें, हम भी घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा, है ना, ताकि आपका भी मन लगा रहे, हमारा भी मन लगा रहे। और आपको पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इस मेहनत को सफल बनाएंगे कब, जब आप भी मेहनत करेंगे तो हमारा मेहनत खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आता होगा, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार उस टॉपिक को आपके साथ क्लियर किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।